खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले में आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझे ये बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से करूं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मैं विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, ये फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर साजिश केस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए, उसने हमें ये मौका दिया कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए हार या इससे बढ़कर आपको इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं असभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि ये एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। ये एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है, कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, ये बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूँ, मैं आज भी अदालत में कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती है तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में ये प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा हूँ। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं, उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये चिट्ठी प्रकाशित कर दें। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह।
तो ऐसे थे कुछ भगत सिंह। अब मौत के दिन नज़दीक, शहीद के दिन नज़दीक, शहादत के दिन नज़दीक आ रहे थे। ऐसे में भगत सिंह ने एक चिट्ठी और लिखी, ठीक फांसी से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को। इस चिट्ठी को ज़रा गौर से सुनिए और पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि आखिर किस मिट्टी का बना था भगत सिंह। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं उठ सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह।